हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका हर किसी एग्ज़ाम के अंतर्गत अपने को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अक्सर हम उन प्रश्न को गलत करके आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सिंपल भाषा कह सकते हैं उसमें मैं बताने जा रहा हूँ क्या है वो क्वेश्चन। यदि आप समय निकाल कर इसको देखेंगे वीडियो को पूरा अंत समय तक, तो मैं आपको पूरी जानकारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में संभवतः एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं और वह मैं उसका छोटा सा एक टॉपिक ले रहा हूँ उसका, जिनको अपन बहुत बखूबी से हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो भगवान बुद्ध ने चलाया था, उस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ज़रा ध्यान से सुनें। आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, उसी समय के कुछ ही समय बाद, वर्ष तो आपने सुना है 483 ईसा पूर्व ही था, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। जरा आप उस समय पता लगाएं कि किसका शासनकाल था। तो मैं आपको बताऊं कि मगध एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था और उस समय आपको पता है कि हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु थे। इन्होंने अपने समय में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया। आप बता सकते हैं कि स्थल कहाँ था? तो स्थल को मैं आपको बता दूं, गुफा है सप्तपर्णी गुफा, राजगृह, बिहार के अंतर्गत। और अध्यक्षता किसने की थी? जरा आप थोड़ा ध्यान से सुने। तो दोस्तों, अध्यक्षता की थी माँ कश्यप ने, जिसका पूरा नाम है पूरण माँ कश्यप। उन्होंने ही अध्यक्षता की थी। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या काम हुआ था इसमें? तो यह प्रथम बौद्ध संगीत के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। बता सकते हैं विनय पिटक के अंतर्गत क्या है? विनय पिटक के अंतर्गत संघ के नियम और आचार विचार, ये सारी जानकारी हमें विनय पिटक के द्वारा मिलती है। तो क्या सुत्त पिटक के अंतर्गत क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि सुत्त पिटक के अंतर्गत बौद्ध धर्म के जो उपदेश दिए गए थे उनका संकलन किया गया है। और दूसरा हम बता सकते हैं कि इस संगीति के अंतर्गत लगभग
जो भिक्षुओं की संख्या होगी वो 500 होगी, और इसे ही हम पंचशताधिका या पंचशतीका भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस छोटे से वीडियो में प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बताया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद, या आप ऐसे कह सकते हो कि प्रथम बौद्ध संगीति के 100 वर्ष बाद, आपको पता है ईसा पूर्व पीछे की ओर चलता है। तो हम द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में कहते हैं कि यह सन 383 ईसा पूर्व में आयोजन हुआ था। कब हुआ ये तो मैंने बता दिया। कहाँ हुआ था? चुलवग वैशाली में बालूकाराम विहार के अंतर्गत ये आयोजन हुआ, और इसका जो अध्यक्ष थे वो थे सब कबीर, या हम सर्व कमी भी कहते हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म है 2 संप्रदायों में बंट गया था। एक संप्रदाय का नाम था स्थविर और दूसरे का नाम है महासंघिक। तो दोस्तों, मैंने क्या कार्य हुआ वो तो बता दिया, अध्यक्ष कौन था वो बता दिया। हाँ, इस समय शासक कौन था? जरा आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं और बताएं, कोशिश करें कि इस समय जो शासक थे, शिशुनाग वंश के शासक जिसको हम काक वर्ण कहते हैं, वो थे कालाशोक। इस समय शासक अध्यक्ष मैंने बता दिया, समय 383 ईसा पूर्व में थी, और क्या कार्य हुआ वो मैंने बता दिया। हाँ, इस समय जो भिक्षु थे, करीबन कितने भिक्षुओं ने भाग लिया था? 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था, जिसे हम सप्तशतीका भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि बीच में जो लाइट चली गई थी उसके कारण ही थोड़ा प्रकाश कम पड़ा था। उसके बाद में आपको बात करूंगा कि तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में क्या हुआ था, कि अपन तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ कि मैं आपको तृतीय बौद्ध संगीति का समय बताऊँ। तो दोस्तों, इस समय के बारे में थोड़ा विवादास्पद है कि क्या तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई, या क्या तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो तिथियां है वो लगभग आपको ज़्यादा इतिहास में नहीं देखने को मिलेगी। कुछ 10 एक जो तिथियां होगी वो आपको प्राचीन भारत के इतिहास में ज़्यादातर काम में आती है। तो हम तिथि के बारे में तो ज़्यादा कुछ सोचने का टाइम भी नहीं है, और ना भी सोचा तो भी अच्छा रहेगा। और तृतीय बौद्ध संगीति जो आयोजन हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र का नाम आपको पता है कि कुसुमपुर मिलता है हमें साहित्य के अंतर्गत। उस समय शासक महान सम्राट मौर्य शासक अशोक थे, जिन्होंने अपने समय में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था। और आपको पता है कि इस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की है दोस्तों मोगलीपुत्र तिस ने अध्यक्षता की थी। इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि हम पिटक साहित्य पढ़ते हैं तो 3 पिटक पढ़ते हैं।
विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो मैंने आपको बताया कि प्रथम बोध संगीति के अंतर्गत विनय पिटक और सुत्त पिटक का तो संकलन कर लिया गया था, लेकिन जो तीसरी बोध संगीति हुई है उसमें अभिधम पिटक का संकलन किया गया है और अभिधम पिटक के अंतर्गत ही बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत है उन सिद्धांतों का संकलन किया गया है। आप बता सकते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की है? मैंने बता दिया, मोगली पुत्र देश। और यहाँ पर जो कार्य हुआ था वो अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। और अंतिम आपको मैं बताना चाहूँगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो समय है, आरबीएससी हमें ये बताती है कि 78 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था, लेकिन जो हम भारतीय इतिहास का ग्रंथ देखते हैं, केसी श्रीवास्तव देखते हैं, तो केसी श्रीवास्तव के अनुसार हमें ये तिथि प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंतर्गत मिलती है। तो दोस्तों, इस समय प्रथम शताब्दी ईस्वी के समय अपने इंडियन हिस्ट्री में जो शासक थे, कौन थे? कुषाण शासक। कुषाण वंशों का शासन था और इस समय थे कनिष्क। स्थान में आपको बताऊं, कुंडलवन कश्मीर के अंतर्गत आयोजन हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि इसमें अध्यक्षता किसने की थी। दो विद्वान बड़े बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं और दो विद्वानों में हम विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि साहब क्या वसुमित्र था या अशोक घोष था। साहब ये बात है कि पद की दावेदारी के रूप में और योग्यता के रूप में देखा जाए तो अशोक घोष को ही बनाना चाहिए था, लेकिन सभा किसकी हो रही थी? बौद्धों की हो रही थी और अशोक घोष ब्राह्मण थे। संस्कृत के महान विद्वान और प्रखंड होने के कारण अशोक घोष को बाहर भी नहीं किया जा सकता है, इसीलिए अशोक घोष को यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया जाता है और वसुमित्र को अध्यक्षता दी जाती है। इसी के तहत बौद्ध साहित्य के अंतर्गत संस्कृत को मान्यता मिली है और संस्कृत के अंतर्गत अशोक घोष ने यहाँ पर 3 ग्रंथ लिखे थे। क्या लिखे होंगे? तो पहला इनका जो पुस्तक मिलता है वो मिलता है बुद्ध चरित्र। दूसरी पुस्तक मिलती है सौदरानंद महाकाव्य और तीसरी जो पुस्तक मिलती है वो मिलती है सारीपुत्र प्रकरण। जो 2 तो थे वो महाकाव्य थे और 1 है वो नाटक है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत हमें संस्कृत की भी मान्यता मिली है और मैंने अध्यक्ष को बता दिया। एक यहाँ पर अध्यक्ष थे वसुमित्र और वसुमित्र ने एक अपनी पुस्तक लिखी है, उसका नाम था विभाष शास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि रीट वगैरह इस छोटे एग्जाम में तो इतना नहीं पूछते हैं कि आपको विभाष शास्त्र किसने लिखी है, या हाँ अशोक घोष के बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो कार्य क्या हुआ था दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कार्य हुआ है, बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, हीनयानी और महायानी 2 भागों में बंट गया था। यहीं पर मैं आपको 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में बता चुका हूँ, तो आप ध्यान से सुने। और आपको यदि पसंद आया है ये वीडियो और आपको लगता है कि हमारे लिए ये थोड़ा बहुत 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन कामयाब या हमें 1 क्वेश्चन सही करवा सकता है, तो इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। हाँ, अच्छा लगे तो शेयर करना, अदरवाइज शेयर करने की जवाबदारी या ज़बरदस्ती नहीं है। मैं इतना आपको प्रेशर भी नहीं डालता हूँ कि आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। होना है तो हो जाएगा सब्सक्राइब और ऑनलाइन लाइक। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि एक क्वेश्चन की महत्ता क्या है। एक क्वेश्चन आदमी को कंपटीशन से बाहर भी कर सकता है और एक क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर भी ला सकता है। तो ज़रा ध्यान रखें। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको
एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था बौद्ध संगीति, उस बौद्ध संगीति के बारे में मैंने बखूबी बताया है। तो आई होप मैं इतना समझ सकता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये। और हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि मेरा मेरा जो पहला वीडियो है मैं कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना, और इसी तरह से एक छोटे छोटे वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा, ताकि आने वाली जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है और सेकंड ग्रेड के अंतर्गत इतिहास का भी बहुत अपना अहम योगदान रहता है। हाँ, रेट में तो रहता ही है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।